पूरा कह सकते हैं संपूर्ण अध्ययन आज से टॉपिक बाय टॉपिक हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में सभी लोग निष्क्रिय पड़े हुए हैं। कह सकते हैं किसी के पास काम नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, केवल समय ही पास हो रहा है इधर से उधर। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आज हम पर्यावरण का एक संपूर्ण अध्ययन, जैसा कि आप जानते हैं मैंने लिखा हुआ है पर्यावरण का एक संपूर्ण अध्ययन। आपको एक एक टॉपिक अध्ययन हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम पारिस्थितिकी, जिसका अर्थ, परिभाषा और उपागम, ये मेरा पहला टॉपिक है। इन्हीं टॉपिकों पे चर्चा करेंगे और इसका एक सब्जेक्टिव अध्ययन करने के बाद आपको हम वैकल्पिक अध्ययन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आयोग बना सकता है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को हम शामिल करेंगे, ताकि आपका इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आयोग उठाए तो आपका ये टॉपिक से कोई प्रश्न छूटे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, और मेरे साथ बने रहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। तो आज हम पहला टॉपिक अध्ययन करेंगे, पारिस्थितिकी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पर्यावरण, तो पारिस्थितिकी को अच्छे से समझ में आता होगा कि पारिस्थितिकी है क्या। पारिस्थितिकी है क्या, अगर आप पर्यावरण थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इससे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी है क्या। पारिस्थितिकी जीवों के निवास स्थान और उससे संबंधित पर्यावरण, कह सकते हैं जिस क्षेत्र में जो भी जीव निवास करता है, उससे संबंधित वहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे जैसा वातावरण है, उसके मध्य अंतर संबंधों का, पारस्परिक अंतर संबंधों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई उत्पत्ति। तो पारिस्थितिकी शब्द आप जानते हैं सबसे पहले ग्रीक भाषा में आया, ओ इकोलॉजी। आप ओ इकोलॉजी देखेंगे तो इसमें समझ जाएंगे कि इसमें ये वर्ड जो है इसमें त्रुटियां हैं। ये पहला वर्ड है जिसका यूज किया गया, ओ इकोलॉजी। इसकी स्पेलिंग देखिए, और इसके बाद जब इसका विकास हुआ तो जर्मन भाषा में आया। ओ इकोलॉजी जर्मन भाषा में आया। जर्मन भाषा के अंतर्गत फिर इसका पुनः विकास जब हुआ और अधिक विकास हुआ, इसमें सुधार हुआ, तो कह सकते हैं इकोलॉजी, जो कि कह सकते हैं शुद्ध इंग्लिश रूप में, अंग्रेजी रूप में ये आपके सामने आया। तो ये इंग्लिश का पर्याय है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का, और इसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो परिभाषा है मैंने आपको बता दिया है पहले ही, कि समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों और विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी एक व्यापक शब्द है। आइए हम इसका एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे हम कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। चार्ल्स एल्टन महोदय जो हैं, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में पारिस्थितिकी को परिभाषित किया है। किसमें? वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में पारिस्थितिकी को परिभाषित किया है। 1963 में प्रोफेसर डार्लिंग जो है पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र को आगे बढ़ाया, विस्तृत किया और वैज्ञानिक रूप प्रतिपादित किया, और आगे परिभाषित उन्होंने किया है पारिस्थितिकी को। पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संबंध में जीवों का तथा उसके आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा देखने में तो छोटा है, लेकिन ये संपूर्ण कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी एक संपूर्ण परिभाषा है। तो आप इस परिभाषा को पढ़िए और इस परिभाषा को हम कहेंगे आप याद भी कर लीजिए। बहुत छोटा है, सरल भी है। पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संबंध में जीवों का तथा उसके आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन है। आगे हम बात करेंगे आपसे पारिस्थितिकी
अध्ययन के उपागम। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इसके उपागम कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल कह सकते हैं टेट में हर साल आपको देखने को मिलेगा, और आने वाले टेट सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पारिस्थितिकी अध्ययन के उपागम, अप्रोचेज ऑफ स्टडिंग इकोलॉजी। इसको दो भागों में बांट के इसके हम उपागम का अध्ययन करते हैं। पहला है स्व पारिस्थितिकी, दूसरा है सम पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी होता क्या है? स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी से पता चल रहा है आपका कि ये जो है जीवों के, किसी एक जाति के जीवों के निवास स्थान के बारे में ये अध्ययन करता है, जिसको हम स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। और इसको और विस्तृत से जाने स्व पारिस्थितिकी है क्या, तो स्व पारिस्थितिकी की इस शाखा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में एकाकी जाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन हम करते हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि इसमें एकाकी जाति किसी विशेष जाति को लेके उसके निवास स्थान और उसके जो जाति के अंतर्गत जो भी प्राणी आते हैं उनके अंतर संबंधों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे सम पारिस्थितिकी की। सम पारिस्थितिकी है क्या? सम पारिस्थितिकी एक व्यापक शब्द है। इसको हम 8 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। कितने भागों में? 8 भागों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। पहला है बायोम पारिस्थितिकी। ध्यान दीजिए आप, मैंने ये डायग्राम अपने हाथ से शो किया, बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। साड़ी के माध्यम से आपको समझाने का, सॉरी दोस्तों, साड़ी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। बायोम पारिस्थितिकी आप अगर पढ़े होंगे तो बायोम पारिस्थितिकी एक ऐसी पारिस्थितिकी है जिसके अंतर्गत पौधों की बहुलता होती है, वनस्पतियों की बहुलता होती है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, और उससे संबंधित जीवों का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें वनस्पतियों की बहुलता होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। बायोम पारिस्थितिकी समुदाय पारिस्थितिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी खास क्षेत्र में समान जलवायु संबंधी दशाओं के अंतर्गत एक से अधिक जैविक समुदाय के अनुक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में पारस्परिक क्रियाओं और अंतर संबंधों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें वनस्पति और जीवों के समस्त क्रियाशील समूहों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें हरे पौधों की विशाल समूहता के कारण इसका सर्वाधिक महत्व, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं संख्या पारिस्थितिकी की। संख्या पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी की इस शाखा के अंतर्गत एक ही जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी एक ही जाति के जीवों के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें संख्याओं का बोध आवश्यक होता है, इसलिए इसे हम संख्या पारिस्थितिकी कहते हैं। अब बात करते हैं समुदाय पारिस्थितिकी की। समुदाय पारिस्थितिकी है क्या? समुदाय पारिस्थितिकी समुदाय पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं की विभिन्न जातियों के जीव समूहों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं तथा परस्पर अवलंबन का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत मैंने बताया था, सॉरी दोस्तों, इससे कि मैंने पढ़ा, समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न पौधों के और विभिन्न जंतुओं के जाति, पौधे हैं, जंतु हैं, उनकी जाति तो होती ही होगी, जैसे इस कैटेगरी बाई कैटेगरी वो उनको बांटा गया है। तो उनके कोरिलेशन का और उनका संबंध जो है पौधों के साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत लाते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव के आपस में तथा उसके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी में समस्त जीवधारियों जैसे जंतु हो गए, पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, उसके आपस में और उसके साथ भौतिक पर्यावरण के क्या संबंध हैं उस जीवों के, वनस्पतियों के, उसका अध्ययन हम करते हैं। यह एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है जिसकी रचना जैविक तथा भौतिक संगठकों द्वारा होती है। पर्यावरण भूगोल के अध्ययन अंतर्गत इसमें हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी की परिभाषा है वही हम इसमें पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का भी वही परिभाषा है। तो आपको पारिस्थितिकी समझ में आ जाएगा। तो ये चौथा जो है सम पारिस्थितिकी का चौथा भाग
उपागम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी आपको समझ में आ जाएगा। 5वां है संरक्षण पारिस्थितिकी। संरक्षण पारिस्थितिकी है क्या? संरक्षण पारिस्थितिकी, संरक्षण पारिस्थितिकी आप जानते हैं कि इस समय पर्यावरण में दिन प्रतिदिन पर्यावरण का हनन हो रहा है। मानव अपने विकास के लिए अंधाधुंध उसका दोहन कर रहा है और बहुत से जीव ऐसे हैं जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं और बहुत से हैं ऐसे जो अभी जिनकी बहुलता है। तो सबका एक कह सकते हैं उनका संरक्षण करना, धीरे धीरे आप कह सकते हैं सरकार अब थोड़ा जागरूक हो रही है, उनका संरक्षण कर रही है जो भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं। तो इसके अंतर्गत हम वन्य जीव, जलीय जीव, भूमि, प्रकाश आदि का हम उचित प्रयोग और प्रबंधन का इसमें हम अध्ययन करते हैं। उनके रख रखाव का अध्ययन करते हैं, उनको जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको हम संरक्षित करते हैं। तो संरक्षण से ही समझ में आ गया होगा आपको कि संरक्षण पारिस्थितिकी किसका अध्ययन करती है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी, मैंग्रोव पारिस्थितिकी है क्या? मैंग्रोव पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप जानते होंगे सुंदरबन का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा जो बंगाल खाड़ी में है, वहाँ पे सुंदरबन मैंग्रोव का विकास हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और यहाँ बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ जिसमें सुंदरी वृक्ष प्रमुख है, सदैव नमकीन जल में डूबी रहती हैं। इस प्रकार के वन को हम जैव विविधता का संरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता का संरक्षण किसको कहते हैं? मैंग्रोव पारिस्थितिकी को या मैंग्रोव वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति को हम पारिस्थितिकी का हम संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण का हम या पारिस्थितिकी का हम संरक्षण कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति को। अब हम बात करेंगे जंतु पारिस्थितिकी का। जंतु पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी दो टॉपिक बचा हुआ है। मानव पारिस्थितिकी है क्या? मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत मानव के जीवन यापन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। मानव के रहन सहन, उस पर कौन कौन से बाहरी पर्यावरणिक प्रभाव उस पर हावी हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। किन किन दशाओं का इस पर प्रभाव पड़ा है मानव पे, मानव के जीवन यापन, विकास क्रम, इसमें संपूर्ण मानव से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। आइए हम बात करते हैं अब जंतु पारिस्थितिकी की। किसका? जंतु पारिस्थितिकी की। जंतु पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न जंतुओं के आपसी और उसके पर्यावरण के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी हैं और उससे संबंधित पर्यावरण है उसका हम अध्ययन करते हैं। आज का टॉपिक पारिस्थितिकी यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम अगला पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके साथ जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इससे कौन कौन से आयोग क्वेश्चन बना सकता है, इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन को उठा सकता है, हार्ड से हार्ड कह सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्नों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, आपके सामने लाएंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसे संबंधित क्वेश्चनों का हम ये अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को हम जान लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आयोग बना सकता है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इससे संबंधित जो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप अपने से सोच सकते हैं और क्वेश्चन को आप पूछिए। जो भी इसमें से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लगता है कि इससे जो आप पढ़ाए हैं इससे बाहर भी पूछे जा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप ज़रूर मेरे से पूछिए, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके कि सर यहाँ पे आपने गलत सही पढ़ाया, यहाँ ये क्वेश्चन छूट गया। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे कमियों को उजागर कीजिए, तभी कमियों में हम सुधार करेंगे। पहला क्वेश्चन है दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांतीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आपको हमें आशा है कि 90% लोगों को ये मालूम होगा, 90% दोस्तों को मालूम होगा कि संक्रांतीय क्षेत्र जिसे दो क्षेत्र हो गए, आप जानते हैं मानसूनी वन पढ़े होंगे, विषुवत रेखीय वन पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे
तो दो क्षेत्रों के जो सम्मिलन क्षेत्र होता है, जहाँ पे दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको हम संक्रांति क्षेत्र कहते हैं या इकोटोन कहते हैं। आप देख रहे हैं इकोटोन, इसका डी विकल्प होगा। डी विकल्प होगा इकोटोन। यूपीपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस जीव विज्ञानी द्वारा किया गया? पहला है अर्नेस्ट हैकल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है फ्रेडरिक क्लीमेंटस, चौथा है चार्ल्स पल्टन। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चार्ल्स एल्टन होना चाहिए था। तो ये चार विकल्प आपके सामने हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका पहला जो ये विकल्प है ये सही होगा। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने सबसे पहले 1968 में, सॉरी दोस्तों 1869 में इस शब्द का यूज किया था, इकोलॉजी शब्द का। अब आपसे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? थोड़ा सा बोलने में आपको लग रहा होगा कि अटक जा रहे हैं या बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। और बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हमको हो जाता है, तो आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप खुद पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। थोड़ा बहुत गड़बड़ी हर इंसान से होता है, और आप कमियों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का अध्ययन हम करते हैं? तो पहला है किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन इसका किया जाता है। किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन, इसको भी यहाँ पे किया जाता है। और तीसरा है विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा, और हम यहीं पे क्वेश्चन को, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे हम, जिसमें क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें हम शामिल करेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर आप सामने कर दिया है, और बाकी के क्वेश्चनों को हम दूसरे वीडियो में आपके सामने लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है। मैं खुद पर्यावरण में टेट में 30 में से 28 नंबर लाया था। अगर आपको लगता है कि मैं इसे फेंक रहा हूँ, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपके सामने रिजल्ट ले आऊँगा अपना, और आप रिजल्ट को देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और आपको लगता है कि बहुत कठिन है, तो पर्यावरण से सब्जेक्ट से सरल कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं। बस मेरे साथ बने रहिए। मैं एक एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे जो भी हो, नेट जेआरएफ, मैं उसको आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं, अगर आप लूसेंट की बुक लिए होंगे तो ये क्वेश्चन उसी में दिया गया है, लेकिन इससे भी कठिन अगर क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी अच्छी बुक मेरे पास है, उसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चनों को मैं शामिल करूँगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।